हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीणा, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, सोशलॉजी डिपार्टमेंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से पहले मैंने आपको एमए फाइनल का जो 5th पेपर है उसकी फर्स्ट यूनिट के टॉपिक समाजशास्त्र के सिद्धांत का अर्थ मैंने आपको बताया था। फिर समाजशास्त्र सिद्धांत की विशेषताओं को मैं बता चुका हूँ। आज का अपना टॉपिक है समाजशास्त्र सिद्धांत के प्रकार। समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अपने अपने दृष्टिकोण से, पर्सपेक्टिव से, परिपेक्ष्य से समाजशास्त्र सिद्धांत को अलग अलग संप्रदायों में व शाखाओं में बांटा है। इनमें मुख्यतः डॉन मार्टिनडेल जो है समाजशास्त्री, उनकी जो पुस्तक है द नेचर एंड टाइम्स ऑफ सोशलॉजिकल थ्योरी 1961 में प्रकाशित हुई थी। डॉन मार्टिनडेल ने अपनी इस पुस्तक में सिद्धांतों को, समाजशास्त्र जो सिद्धांत है उनको 5 संप्रदायों या शाखाओं में रखा। वे संप्रदाय निम्नानुसार हैं। पहला जो इनका संप्रदाय है वह प्रत्यक्षवादी साम्यवाद संप्रदाय। दूसरा जो संप्रदाय है इनका संघर्ष सिद्धांत के रूप में बांटा इन्होंने सिद्धांतों। तीसरा जो संप्रदाय इन्होंने बताया स्वरूपात्मक सिद्धांत के रूप में बताया। और जो चौथा सामाजिक व्यवहारवाद के रूप में बताया। जो 5वां संप्रदाय बताया वो समाजशास्त्रीय प्रकार्यवाद के रूप में बताया। तो हम ये कह सकते हैं कि डॉन मार्टिनडेल ने अपनी पुस्तक द नेचर एंड टाइम्स ऑफ सोशलॉजिकल थ्योरी में समाजशास्त्र जो सिद्धांत थे इनको बहुत ही गहनता से इन्होंने 5 संप्रदायों में विभाजित किया और इन 5 संप्रदायों में विभाजन करके समाजशास्त्र जो सिद्धांत थे उनके प्रकारों को बताने में ये काफ़ी सफल हुए। सर्वप्रथम अपन इनको सभी 5 जो संप्रदाय है उसको मैं आपको बताऊंगा कि सिद्धांत जो हैं उनके जो 5 प्रकार डॉन मार्टिनडेल ने बताए हैं उनको मैं संक्षेप में प्रस्तुत करूंगा। सर्वप्रथम प्रत्यक्षवादी साम्यवाद। प्रत्यक्षवादी साम्यवाद सिद्धांत की उत्पत्ति यूरोप में 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में विज्ञान का जो विकास हुआ उसके परिणाम स्वरूप हुई थी। प्रत्यक्षवादियों का कहना है कि जिस प्रकार हम भौतिक वस्तुओं का किसी प्रयोगशाला में अवलोकन और प्रयोग करके निरीक्षण करते हैं उसी तरह सामाजिक प्रसंगों या घटनाओं का परीक्षण भी किया जा सकता है। प्रत्यक्षवादी जो साम्यवादी है वो ये मानते हैं कि जिस प्रकार से भौतिक वस्तुओं का हम किसी प्रयोगशाला में अवलोकन कर सकते हैं, उनका निरीक्षण कर सकते हैं या प्रयोग कर सकते हैं, उस प्रकार से सामाजिक घटनाओं का, सामाजिक प्रसंगों का भी परीक्षण किया जा सकता है। इस सिद्धांत में, प्रत्यक्षवादी सिद्धांत में सर्वप्रथम सिद्धांत के क्षेत्र में अगस्त काम्टे ने सर्वप्रथम इस सिद्धांत को रखा था। अगस्त काम्टे पर जीव विज्ञान का बहुत प्रभाव था। उनका कहना था कि जिस प्रकार शरीर का उद्गम और पतन होता है वैसे ही समाज भी बनता बिगड़ता है। काम्टे ने समाजशास्त्र और जीव विज्ञान के अटूट संबंध को स्थापित किया, लेकिन आगे चलकर गिडिन्स ने अपने संरचनावाद के सिद्धांत में प्रत्यक्षवाद का तीव्र विरोध किया। इन्होंने वो ये मानते हैं कि अगस्त काम्टे ने जो साम्यवाद से जो शरीर से समाज की तुलना करी है वो उचित नहीं है।
प्रत्यक्षवाद की कई कमियां हैं, फिर भी इस संप्रदाय के प्रतिष्ठित युग में कुछ ऐसे विचारक हुए हैं जिनका नाम उल्लेखनीय है। जैसे फ्रांस में ऑगस्ट काम्टे है, इंग्लैंड में हर्बर्ट स्पेंसर है और अमेरिका में लिस्टर वार्ड ऐसे संस्थागत सिद्धांतवेता हुए जिन्होंने प्रत्यक्षवाद को ठोस धरातल पर खड़ा किया। यह बात अलग है कि आज प्रत्यक्षवाद की जड़ें काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। दूसरा सिद्धांत का जो इन्होंने प्रकार बताया है वो संघर्ष सिद्धांत को बताया इन्होंने। मार्टिडन ने के सिद्धांत वर्गीकरण में दूसरा जो संप्रदाय है वह संघर्ष सिद्धांत को बताया है। संघर्ष सिद्धांतवेता विचारधारा और वैज्ञानिक पद्धति के बीच में सामन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं। ये कहा जा सकता है कि मार्क्स का समाजवादी सिद्धांत जिसकी उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में हुई एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। संघर्ष सिद्धांतवेताओं ने जहां एक तरफ किसी निश्चित विचारधारा को अपनाया, कहीं उन्होंने सैद्धांतिक विधि को भी स्वीकार किया। उदाहरण के लिए जैसे मार्क्स की जो अवधारणा है उत्पादन की पद्धति, उत्पादन शक्ति और उत्पादन के संबंधों की जो चर्चा करते हैं, वह इसमें इतिहास की एक निश्चित वैज्ञानिक विधि को वो प्रस्तुत करते हैं। एक वैज्ञानिक विधि के रूप में उत्पादन पद्धति, उत्पादन शक्ति और उत्पादन के संबंधों की चर्चा मार्क्स करते हैं। संघर्ष सिद्धांत किसी एक स्वरूप में ही नहीं है, उनके भी प्रकार हैं। अलग अलग सिद्धांतवेता संघर्ष सिद्धांत को अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। जैसे कार्ल मार्क्स उत्पादन संबंधों पर बहुत अधिक जोर देते हैं और राल्फ डेरेनडॉर्फ ऑथोरिटी ऑफ रिलेशन प्राधिकार संबंधों की चर्चा करते हैं और कोजर व्यवस्था के अंतर्गत ही होने वाले संघर्ष को अपने विवेचन का मुद्दा बनाते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि इस तरह संघर्ष एक है और उसके स्वरूप अनेक हैं। मतलब संघर्ष एक ही है लेकिन उसके अलग अलग समाज में स्वरूप पाए जाते हैं। इस संप्रदाय का सामान्य रूप से ये कहना है कि संघर्ष के सभी प्रकार समाज के लिए विघटनकारी नहीं है। संघर्ष से समाज में सुधार आता है, एकता आती है। जैसे हम उदाहरण दें कि जब जब भारत का चीन और पाकिस्तान के साथ संघर्ष हुआ है तब तब भारत में एक एकता, सुदृढ़ता उत्पन्न हुई है, राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हुई है। तो इस संप्रदाय का दूसरा ताकतवर आग्रह यह है कि जब तक पूंजीवादी जो मार्क्स का दृष्टिकोण था वो ये कहते हैं कि जब तक पूंजीवादी व्यवस्था समाज में मौजूद है तब तक गरीबों, मजदूरों और शोषितों के लिए कोई भविष्य नहीं है और ये भविष्य बनेगा संघर्ष यानी क्रांति से। मार्क्स ये कहते हैं कि जब तक समाज में पूंजीवादी व्यवस्था है इसका अंत नहीं होगा, जब तक गरीबों और मजदूरों, शोषितों के लिए शोषितों का इस समाज में कोई भविष्य नहीं है और वह अपना भविष्य संघर्ष के माध्यम से ही या क्रांति के माध्यम से ही पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करके अपना भविष्य स्थापित कर सकते हैं। तीसरा जो प्रकार मार्टिनेल ने जो बताया था वह स्वरूपात्मक सिद्धांत। स्वरूपात्मक सिद्धांत, इन सिद्धांतों के पीछे बहुत बड़ा विचार यह है कि हम कुछ ऐसे अत्यंत अमूर्त प्रस्तावों का निर्माण करना चाहिए जिसके माध्यम से हम कतिपय अनुभवी घटनाओं या प्रसंगों को समझ सके, उनका विश्लेषण कर सके। जोनाथन टर्नर ने स्वरूपात्मक सिद्धांत की व्याख्या अधिक विस्तारपूर्वक की है। वो इस प्रकार है, वे दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि स्वरूपात्मक सिद्धांत अपने संपूर्ण अर्थ में अनुभवी घटनाओं का अमूर्तीकरण है, लेकिन यह अमूर्तीकरण सामान्यतः दो स्तरों का होता है। अनुभवी जो स्वरूपात्मक सिद्धांत है उसमें अनुभवी घटनाओं का अमूर्तीकरण किया जाता है और अमूर्तीकरण दो स्तरों पर किया जाता है। पहला जो अमूर्तीकरण निम्न स्तर का होता है
जिसमें हम अनुभविक सामान्यीकरण यानी जो कुछ होता है उसे अमूर्त रूप में रखते हैं, फिर इससे आगे एक समान अनुभविक सामान्यीकरणों को जोड़कर मध्य स्तर के प्रस्ताव बनाते हैं। यह छोटे स्तर का अमूर्तीकरण हो जाता है, तब हम उच्च स्तर के अमूर्तीकरण की ओर बढ़ते हैं। इस स्तर पर पहुंचकर हम व्याख्यात्मक मॉडल या वृहत सिद्धांत और स्वरूपात्मक सिद्धांत तैयार करते हैं। जिस समाज विज्ञान में स्वरूपात्मक सिद्धांत अधिक होते हैं, वह समाज विज्ञान उतना ही अधिक धनाढ्य समझा जाता है। प्रक्रियावाद, संघर्ष आदि से संबंधित सिद्धांत स्वरूपात्मक सिद्धांत के स्तर पर पहुंच गए हैं। ये था आपका स्वरूपात्मक सिद्धांत का प्रकार। उसके बाद आता है सामाजिक व्यवहारवाद। जो चौथा प्रकार जॉन मार्टिडल ने समाजशास्त्री सिद्धांत के वर्गीकरणों में बताया है। सामाजिक व्यवहारवाद। सामाजिक व्यवहारवाद का उद्गम सामाजिक मनोविज्ञान के कारण है। इन सिद्धांतों का आधार व्यक्तियों का व्यवहार है। कुल मिला के सामाजिक व्यवहारवाद व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ये सिद्धांत व्यक्ति को समाज से पृथक करके देखते हैं। जहाँ मार्क्स और वेबर समाज को प्रधानता देते हैं, वहाँ सामाजिक व्यवहारवादी सिद्धांतवेता अपने उपागम में सूक्ष्म है। इनका केंद्र बिंदु व्यक्ति है, ना कि समाज है। मार्टिडल ने सामाजिक व्यवहारवादी संप्रदाय के अंतर्गत प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद तथा सामाजिक क्रिया सिद्धांतों को रखा। दो सिद्धांतों को इन्होंने रखा है जॉन मार्टिडल ने। सामाजिक व्यवहारवाद सिद्धांतों के अंतर्गत एक तो प्रतीकात्मक अंतक्रियावादी सिद्धांत, दूसरा सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, जो व्यक्ति के व्यवहार को, उसकी क्रिया को अधिक महत्व देता है, ना कि समाज को। पांचवा प्रकार जो जॉन मार्टिडल ने दिया है वह समाजशास्त्रीय प्रकार्यवाद। समाजशास्त्रीय प्रकार्यवाद मार्टिडल के सिद्धांत के वर्गीकरण में पांचवा संप्रदाय है। समाजशास्त्र में प्रकार्यवाद का उद्गम सामाजिक मानवशास्त्र से हुआ है। मानवशास्त्रियों में मेलिनोवस्की तथा रैडक्लिफ ब्राउन ने प्रकार्यवाद को सर्वप्रथम विकसित किया था। उन्होंने 3 प्रकार्यवादी अवधारणाओं की चर्चा की है, जिनके आधार पर उन्होंने प्रकार्यवाद के सिद्धांतों को रखा था। ये 3 प्रकार्यवादी अवधारणाएं इस प्रकार है। समाज की प्रकार्यात्मक एकता को समझाते हैं इस प्रकार्यवादी सिद्धांत के माध्यम से। दूसरी अवधारणा है प्रकार्यवादी सार्वभौमिकता, मतलब प्रकार्यवादी जो सिद्धांत है वो उसमें सार्वभौमिकता का गुण पाया जाता है। थर्ड है प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता, मतलब प्रकार्यवाद से संबंधित कुछ समाज की अति मूल आवश्यकताएं होती है, जिनके अनुसार ये समाज में एकता और सार्वभौमिकता का गुण पाया जाता है। मानवशास्त्रीय प्रकार्यवाद की अवधारणाओं को अपना आधार बनाकर मतलब मानवशास्त्र की जो प्रकार्यवादी अवधारणाएं थी उनको आधार बनाकर समाजशास्त्र में टॉलकट, पार्सन्स, रॉबर्ट के मर्टन और डेविस आदि ने समाजशास्त्रीय प्रकार्यवादी सिद्धांतों को स्थापित करा, उनको निरूपण किया, उनकी स्थापना करी और समाजशास्त्र में विभिन्न प्रकार के प्रकार्यवादी जो स्वरूप थे उनको अपने अपने दृष्टिकोण से उन्होंने प्रस्तुत करा। ये समाजशास्त्रीय जो सिद्धांत थे उनको 5 भागों में जॉन मार्टिडल ने बांटा था। उनके 5 शाखाएं मान लो या 5 संप्रदाय है। प्रत्यक्षवादी साम्यवाद, संघर्ष सिद्धांत। प्रत्यक्षवादी साम्यवाद के जो एक तरह से जनक थे वो ऑगस्ट कॉम्टे थे। संघर्ष सिद्धांत में सर्वप्रथम कार्ल मार्क्स ने दिया था। उसके पश्चात डेंड्रॉफ का जो प्रकार्यवादी संघर्ष सिद्धांत है, कोज़र है।
स्वरूपात्मक सिद्धांत इन्होंने 2 स्तर बताए अनुभव के, उसके आधार पर ये सिद्धांत निर्माण किया जाता है अमूर्तीकरण के द्वारा। चौथा जो प्रकार है सामाजिक व्यवहारवाद, ये समाज को कम महत्व देके व्यक्ति को महत्व देता है। और समाजशास्त्रीय प्रकार्यवाद, समाजशास्त्रीय प्रकार्यवाद का उद्गम मानव शास्त्रियों के माध्यम से हुआ। मानव शास्त्रियों में मुख्यतः सर्वप्रथम रेडक्लिफ, ब्राउन, मेनिनोवेस्की ने इस संप्रदाय की उत्पत्ति की थी या इसका पृष्ठभूमि इन्होंने रखी थी। उसके पश्चात समाजशास्त्र में टॉलकट पार्सन्स, रॉबर्ट के मर्टन और डेविस ने प्रकार्यवाद को अति विस्तृत रूप में इन्होंने समाजशास्त्र सिद्धांत में प्रस्तुत करा और समाज की आवश्यकता के रूप में एक प्रकार्यवाद को इन्होंने प्रस्तुत करा। और यहीं ये वीडियो में समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।